गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन देखा था m बराबर m into, ठीक है। तो और उसके पहले हम लोगों ने देखा था न्यूटन फर्स्ट लॉ। उसके पहले हम लोगों ने देखा था फोर्स के बारे में, बैलेंस फोर्स एंड बैलेंस फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, फिर एटॉमिक टेक्निक, सिस्टम ऑफ लॉ हमें दिया हुआ है। तो फिर हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग का रहेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लिए आगे जाके हम लोगों को एक और कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पहले न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, फिर आगे हम लोग उस पर बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। देखिए ध्यान से बोर्ड लिखा हुआ है, फॉर एन एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, सेम नेचर, एक्टिंग टुगेदर एंड टू बॉडी। में बोला जा रहा है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बॉडी भी उस रिस्पॉन्सिबली क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स हमारे ऊपर लगाएगा। बट यहाँ पे जो एक्शन और रिएक्शन है, ठीक है, उसके पास कुछ कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्शन हो रहा है, अब मैग्नीट्यूड उसका एफ है, तो सामने से जो रिएक्शन आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ ही होगा, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर एक्शंस कर रहे हैं, तो जो रिएक्शन फोर्स होगा वो किधर की आएगा, नेगेटिव एक्सिस में आएगा। मतलब जो भी हमारा एक्शन फोर्स होगा उसके अपोजिट रिएक्शन फोर्स आता है, ठीक है। और दोनों फोर्स का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट सेक्शन बताया था, फोर्स का जो फंडामेंटल टाइप्स का होता है हमारा फोर्स, हमारा सबसे पहला क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। उसके बाद हमारे क्या था, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स था। और उसके बाद हमारा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था, उसके बाद हमारा था वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर एक्शन, अगर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो रिएक्शन भी हमारा कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर एक्शन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो रिएक्शन भी हमारा कौन सा होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। और हम समझ में, अगर एक हमारा एक्शन जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, रिएक्शन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तब हम उनको एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी नहीं बता सकते कि कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर हमें एक्शन का पता लगाना हो तो हमें देखना पड़ेगा कि रिएक्शन फोर्स कौन सा, और रिएक्शन का पता लगाना हो तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्शन फोर्स कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, for an action there will be equal and opposite reaction, but action and reaction must have, action और reaction के पास लगा होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड उसका सेम होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, और सेम नेचर का वन फोर्स होना चाहिए, और दोनों एक साथ लगना चाहिए, ठीक है। और ये दो बॉडी इवेंट है, दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, अगर हम अभी किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, वो इंस्टेंटली हमारे ऊपर भी फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं कि 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड बाद लगेगा, कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए, टाइम गैप बिल्कुल भी जीरो होता है, ठीक है। और ये भी आपका टू बॉडी इवेंट है, मतलब दो बॉडी के बीच में होने वाला ये घटना होता है। अगर मान लीजिए ये वॉल है, ठीक, और इस वॉल के ऊपर कोई बॉल आके हिट करता है, ये बॉल है, तो भी वेलोसिटी से इधर की ओर
बी वेलोसिटी से बी मीटर पर सेकंड से इधर को मूव करता है, और इसने दीवार को क्या किया, हिट किया। तो जैसे इसने बॉल ने दीवार को हिट किया, ठीक है, तो बॉल ने दीवार के ऊपर एक फोर्स लगाया होगा, मान लेते हैं अगर ये एफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो दीवार ने भी बॉल के ऊपर क्या लगाया होगा, एक एफ फोर्स लगाया होगा, सेम मैग्नीट्यूड का लगाया होगा, बट देखिए इसका डायरेक्शन अगर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो इसका डायरेक्शन किधर की और नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड पे हमने एक ब्लॉक रखा है 10 kg का, ठीक है, तो ये ब्लॉक के ऊपर अर्थ ने ग्राउंड ने कितना फोर्स लगाया, mg, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 × 10 है, तो 100 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा होगा और नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इस पे ये जो mg फोर्स है ये ब्लॉक पे लग रहा है, और ये लगा कौन रहा है, अर्थ लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये mg अर्थ लगा रहा है। अब देखिए ये ब्लॉक नीचे की ओर नहीं जा रहा, इसका मतलब पहले भी हम आपको बताए थे कि यहाँ पे भी एफ रेट हमारा क्या होगा, 0 होगा, तभी तो ब्लॉक अपने ही पोजीशन पे रुका हुआ है, ठीक, इक्विलिब्रियम पे ब्लॉक है, इसका मतलब ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और हम आपको तब बताए थे ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, उस फोर्स को हम लोगों ने नाम क्या दिया था, नॉर्मल, ठीक है। तो मतलब सेम मैग्नीट्यूड का एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जा रहा है हमारा, mg, ठीक है। तो n अगर mg का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है तो नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 100 न्यूटन होगा, ठीक है। और अब असल में तो क्या हम यहाँ पे m और mg को, n एंड mg जो हमारा फोर्स है, देखिए ध्यान से, ये नीचे क्यों लग रहा है और ये फोर्स कहाँ कहाँ पे लग रहा है, ऊपर क्यों लग रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 100 न्यूटन है। आड़ा बात समझ में, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन हम दोनों फोर्स का क्या अपोजिट है, तो क्या हम इन दोनों फोर्स को एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं, एन एंड एमजी आर एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्वेश्चन है इस कंडीशन में जो एन और एमजी है क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो आपका जवाब होना चाहिए नो। रीजन है कि देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, बट एक और कंडीशन सेटिस्फाइड होना होता है, ठीक है, जो होता है सेम नेचर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ये जो एन है नॉर्मल, ये एन था हमारा नॉर्मल, और नॉर्मल का फोर्स का नेचर क्या होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, ठीक है। और यहाँ जो एम जी है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स का नेचर हो गया वो नेचर क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, जिसके कारण से ये एन और एम जी बिल्कुल भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे होगा उसको देखना है, ठीक है। तो इसको मिटा रहे थोड़ा सा, देखिएगा ध्यान से। एक्शन रिएक्शन पेयर समझने से पहले एक बात को समझिए कि अगर कोई ब्लॉक हमारे पास ए है, ठीक है, ए अगर बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है एफ, ए ने बी पे फोर्स लगाया एफ, तो बी ने भी ए पे फोर्स लगाएगा, एफ फोर्स ही लगेगा, ठीक है। अगर जैसे ब्लॉक धरती ने, ग्राउंड ने ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया था, mc, तो ब्लॉक बी जो है ग्राउंड के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, mg फोर्स लगाएगा, सिंपल सा है। तो ए ने बी पे फोर्स लगाया है तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा एफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अगर ये हमारा ब्लॉक था, ठीक है, ये अगर हमारा ब्लॉक था और एम मास था, तो ये नीचे की ओर ब्लॉक पे अर्थ ने फोर्स लगाया mg, ब्लॉक ने, देखिए ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कितना कितने का मैग्नीट्यूड लग रहा है, mg का लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अर्थ है उसने ब्लॉक पे फोर्स लगाया mg, तो ब्लॉक भी क्या करेगा, अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा mg, ठीक है। यहाँ पे अर्थ लगा रहा है फोर्स किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, अर्थ लगा रहा है फोर्स किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, तो ब्लॉक भी एक फोर्स लगाएगा अर्थ के ऊपर। अगर अर्थ जो है ब्लॉक के ऊपर नीचे की फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो ब्लॉक जो है अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, किधर क्यों लगाएगा, ऊपर क्यों लगाएगा, ठीक है। तो उस फोर्स को हम लोग बोल देंगे क्या, एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर हम इसको थोड़ा सा ताकि बनाते हैं, देखिए अगर मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है, तो ये जो mg है ये कौन लगा रहा है, ठीक है, इस ये जो mg है वो लगा रहा है हमारा अर्थ, इसके ऊपर लगा रहा है, ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है, तो इट एक्टेड बाय, ये यहाँ पे इट एक्टेड बाय अर्थ ऑन ब्लॉक, ठीक है, इसके द्वारा लग रहा है, तो ये अर्थ के द्वारा लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है तो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। उसी प्रकार से, ठीक है, एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा mg, फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, ये जो mg फोर्स है ये वाला mg जो है, ठीक है, ये कौन लगा रहा है, ठीक है, एक्टेड बाय
is acted by block on अर्थ, ब्लॉक ऑन अर्थ। अब यहाँ पे ये दोनों जो फोर्स है, ये mg और ये वाला mg, इस दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं। और अब आप सुनिए, इस दोनों को क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल रिएक्शन पेयर, क्योंकि यहाँ पे देखिए mg ये भी है और ये भी mg है, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। ये mg नीचे लग रहा है, ये mg ऊपर लग रहा है, इसका डायरेक्शन भी क्या होगा अपोजिट, ये भी m से ये भी mg, तो दोनों कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब दोनों का नेचर भी हमारा क्या सेम, एक साथ लग रहा है, और ये दो बॉडी इवेंट है, तो हम कह सकते हैं ये mg और ये mg जो वो कौन सा फोर्स हो गया, इट इज एक्सटर्नल रिएक्शन पेयर। और अगर समझ यहाँ पे ये जो नॉर्मल और mg था, ये दोनों एक्सटर्नल रिएक्शन पेयर बिल्कुल भी नहीं था, क्यों नहीं था, इसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था और इसका नेचर क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। यहाँ पे फोर्स का नेचर क्या हो जा रहा था, चेंज हो रहा था, इसके कारण से हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल और mg था, ये दोनों एक्सटर्नल रिएक्शन पेयर बिल्कुल भी नहीं था। और बात समझ में, तो न्यूटन थर्ड लॉ का इतना ही कहना होता है कि अगर हम किसी ब्लॉक के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर अगर हम लगा रहे हैं, तो वो चीज हमारे ऊपर भी कितना फोर्स लगाएगा, एफ फोर्स लगाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। साइमल्टेनियसली लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि टाइम गैप होगा, बिल्कुल भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट ये है। अगर आप ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। इस बात को समझ लीजिएगा कि एन और एम हमारा एक्सपेक्टेशन पेयर नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक फिगर और हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा स्पीड आने दीजिए। देखिए ध्यान से, अगर ये हमारा दो ब्लॉक का सिस्टम है, ठीक है, इसका मास एम ए माना और इसका मास हमने एम बी माना, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है क्या कि जो ब्लॉक हमारा बी है, जिसका मास एम बी है, उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस साइड की ओर, और जो ब्लॉक हमारा एम ए है, उसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो इस साइड से। अगर हम आपसे पूछ दिए, ठीक है, कि क्या इस दोनों ब्लॉक को आपस में कॉन्टेक्ट हो, क्या इस दोनों ब्लॉक के बीच में भी फोर्स लग रहा होगा, हाँ बिल्कुल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन हम उस फोर्स को तब डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि वो कौन सा फोर्स था, वो इंटरनल फोर्स था, ठीक है। आवाज आराम से सुनना, कौन सा फोर्स था, इंटरनल फोर्स था, और ये कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये और ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, और ये था जो हमारा इंटरनल फोर्स। तो अगर एम जो ये ब्लॉक है, मास ऑफ जिसका ए है, अगर ये किसी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, तो ए के कारण बी पे फोर्स लग रहा है, हम लिखेंगे इसको फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। जिसके कारण फोर्स लग रहा है उसको बाद लेते हैं, जिसपे फोर्स लग रहा है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। और अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। यहाँ इस दोनों ब्लॉक के बीच में फोर्स लग रहा होगा, अगर फोर्स ए पे लग रहा है तो लगा कौन होगा, बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू, अगर फोर्स बी पे लग रहा है तो लगा कौन होगा, ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और यहाँ पे जो हमारा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए है, और ये जो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बिल्कुल भी सेम होगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों का वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट होगा। और आवाज समझ में, तो इस दोनों के बीच में भी एक फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को हम लोग इस प्रकार से लेंगे। अगर हम यहाँ पे एक बॉल बना रहे हैं ए का, और एक बॉल बना रहे हैं, तो अगर हम पूछ रहे थे बी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो एफ ऑन बी ड्यू टू ए कितना फोर्स लग रहा है, तो नाम लिख लीजिए। अगर ए के ऊपर हम पूछ रहे हैं तो क्या होगा, ये तो फोर्स किस पे लग रहा होगा, बी पे, तो बी पे फोर्स लग रहा है एफ ऑन बी ड्यू टू ए। अगर हम पूछे ए पे कितना फोर्स लग रहा है, देन क्यों लग रहा होगा, और कितना लग रहा है, एफ ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, हाँ बिल्कुल दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, एफ ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन आएगा। और अब सीमित, तो अगर कोई बॉडी, दो बॉडी है, ठीक है, चलता चलता आके आपस में टकरा रहा है, ठीक है, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा, सेम होना चाहिए, और दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। और अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो इसको नोट कीजिए, ठीक है। आगे के सेक्शन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ से ही एक कंसेप्ट हमारा निकलता है, कंजर्वेशन ऑफ रेडियल मोमेंटम, फिर हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है, इसको निकाल
ऑल्सो तो सॉल्व। अगर मान लीजिए ये हमारे ग्राउंड है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है रखा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे एक और ब्लॉक है, दो ब्लॉक, ठीक है। इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया 60 न्यूटन, ठीक है, और इसके ऊपर इधर की ओर हमने फोर्स लगाया 30 न्यूटन, ठीक है, और इसका मास है हमारा, इसका 2 केजी, और इसका मास है 3 केजी, ठीक है, 2 केजी है, 3 केजी मास है, ये ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द फोर्स। अब देखिए दोनों ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में है, तो दोनों कांटेक्ट में है तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। ये इस पे लगा रहा होगा तो ये भी ब्लॉक इस पे लगा रहा होगा, ठीक है। तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि 2 और 3 केजी के ब्लॉक के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फाइंड द फोर्स, फाइंड द। देखिए 2 केजी और 3 केजी के ब्लॉक के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो जहां तक आपको ये सिस्टम को देख के समझ में आ रहा होगा, सिस्टम ऑफ मासेस का क्वेश्चन है कि ये जो 60 केजी का ब्लॉक है, ठीक है, सॉरी, ये 3 केजी का ब्लॉक है, इसके ऊपर 60 न्यूटन का फोर्स लगना इस डायरेक्शन में, ये 2 केजी का ब्लॉक है, 30 न्यूटन का फोर्स लगना इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इधर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ओवरऑल, ये जो फोर्स है ना, इस पूरे सिस्टम को इधर की ओर खींच के लेके जाएगा, तो नेट एक्सलेटिंग फोर्स होगा, ठीक है। ऐसा फोर्स जो क्या कर रहा है, इस पूरे सिस्टम को एक्सलरेट कर रहा है, वो नेट एक्सलेटिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग पहले लिख देते हैं नेट एक्सलेटिंग फोर्स। नेट एक्सलेटिंग फोर्स कितना हो रहा है हमारा, नेट फोर्स होगा वो 60 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 न्यूटन, ठीक है। और देखिए एम टोटल कितना हो गया हमारा, एम टोटल कितना हो जा रहा है बताइए, तो 2 केजी और प्लस फिर करते हैं लोग 3 केजी, कितना आ जा रहा है 5 केजी आ रहा है। आ रहा बात समझ में, 2 केजी और प्लस 3 केजी कितना आ गया हमारा 5 केजी। अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना चाहें, इस पूरे सिस्टम का इक्वेशन क्या होगा, तो जो हमारा नेट फोर्स है एफ नेट बाय एम टोटल होगा। तो दिक्कत है यहाँ पर, एफ नेट बाय एम टोटल, एफ नेट हमारा कितना है 30 और एम टोटल कितना हमारा 5, हम इसको कैंसिल करते हैं, एलसीएम 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया हमारा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन की ओर होगा, और ये का वैल्यू कितना होगा हमारा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो हम कैलकुलेट कर लिए कि एफ जो हमारा नेट फोर्स है, पहले हमने एफ नेट निकाल लिया 60 माइनस 30 और फिर क्या कर दिया पूरे से डिवाइड कर दिया, एक्सप्रेशन आ गया हमारा, ठीक है। तो अगर हम इस ब्लॉक को देख रहे हैं, कौन सा ब्लॉक, 2 केजी के ब्लॉक को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ बना दें 2 केजी का ब्लॉक, ठीक है। तो 2 केजी के ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन की ओर 30 न्यूटन का, आराम से। और 2 केजी का ब्लॉक जो है वो 3 केजी के ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहा होगा, 2 केजी का ब्लॉक 3 केजी के ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहा होगा, जिसको हम लोग, ठीक है, एन बोल देते हैं, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। आराम से 2 केजी का ब्लॉक 3 केजी के ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहा है, जिसको हम क्या बोल देते हैं एन। तो वो एन डायरेक्शन में एक फोर्स इधर से लग रहा है, ठीक है। और इस सिस्टम का एक्सलेशन कितना, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बस हमें क्या करना है कि एन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से हमें क्या करना है। अगर ये बॉडी एक्सलेट इस डायरेक्शन में करना है, इसका मतलब क्या है, ये 30 न्यूटन से ये फोर्स बिल्कुल क्या होगा ज्यादा होगा, तभी ये फोर्स क्या करना है, इस बॉडी को इधर की ओर एक्सलेट करना है। जैसे यहाँ देखिए ये एक्सलेशन इधर की ओर हो रहा है, इसका मतलब क्या, इधर 30 न्यूटन है, 60 न्यूटन लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड से इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो क्या करते हैं, अगर हम एफ नेट लिखने की कोशिश करें तो एफ नेट बराबर क्या होगा, एन माइनस 20, और एम कितना है हमारा यहाँ पे 2 केजी, और यहाँ पे ए हमें पता है 6, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ एफ नेट इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम इनटू ए। एफ नेट कितना, एन माइनस 20 इज इक्वल टू एम कितना हमारा 2,
और मल्टीप्लाई एक कितना है हमारा 6, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। n माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो गया 12, इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए n माइनस 30 इज इक्वल टू 12, ये n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12 और ये 30 बन जाएगा तो प्लस में n बराबर कितना हो जाएगा 42 न्यूटन। देखिए ध्यान से, अगर ये वाला 2 केजी का ब्लॉक 3 केजी के ब्लॉक में 42 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो सेम कंडीशन में 3 केजी का ब्लॉक होगा और 2 केजी के ब्लॉक में भी कितना फोर्स लगाएगा, तो 42 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। मतलब ये दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, तो कितनी न्यूटन का लग रहा था 42 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, इसलिए ये पूरे के नेक्स्ट सिस्टम पे हमें इन दोनों के फोर्स के बीच का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और अब समझ में कि कैसे हम दो ब्लॉक के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हम सिस्टम का इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे। सिस्टम के इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि F नेट निकालना है, टोटल मास निकालना है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिस्टम का क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी एक ब्लॉक को पकड़ना है, उसके ऊपर जितने फोर्स लग रहा है उसको दिखा देना है। जैसे ये 2 केजी की ब्लॉक एक 30 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 2 केजी का ब्लॉक 3 केजी के ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहा होगा, उसको मान लेते हैं 30 उसी में 3 केजी का ब्लॉक 2 केजी के ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब हम देखते हैं मतलब नेट एक्सप्रेशन ब्लॉक का इधर, ठीक है, इसका मतलब ये n ज्यादा होगा और ये 30 क्या होगा एज कंपेयर टू कम होगा। तो F नेट कितना हो जाएगा हमारा n माइनस 30 को m का वैल्यू में पता है, a का वैल्यू पता है और f बराबर m पर पुट करना और वैल्यू को क्या करना है कैलकुलेट करना है। और अब में अगर 3 मासेस का सिस्टम है हम तो ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज यही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको बिठाने दे दीजिए, वही कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा। इस दोनों के बीच में भी आपको फोर्स निकालना है, मतलब 5 केजी 2 केजी, अगर 5 केजी का ब्लॉक 2 केजी के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। ठीक है, अगर इसको हम n1 बोलते हैं तो 2 केजी का ब्लॉक भी 5 केजी के ब्लॉक पे फोर्स लगाना होगा, बट इसका डायरेक्शन इधर होगा। और ये भी क्या कहलाएगा हमारा n1, क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी आ रहा है, अगर 50 आ रहा है तो जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 50, तो दोनों मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर मान लीजिए 2 केजी का ब्लॉक 3 केजी के ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाना होगा n2, तो ये 3 केजी का ब्लॉक भी 2 केजी के ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाना होगा n2 फोर्स ही लगा रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम 3 ब्लॉक सिस्टम अलग कर देते हैं, आपको एक और दे देंगे कर देंगे। ठीक है, आप देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, सिस्टम का एक्सप्रेशन। तो ये बराबर क्या मतलब ये लीजिए f नेट बाय f नेट, तो f नेट कितना है हमारा 100 माइनस 21 एंड टोटल कितना है 10, कितना हो गया ये 80/10, 30 गुना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये पूरे सिस्टम का जो एक्सप्रेशन होगा वो कितना होगा 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और ज्यादा फोर्स इधर है, बड़ा वाला फोर्स इधर है, तो सिस्टम का एक्सप्रेशन कितना होगा इधर ही होगा, कितना होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर हम 5 केजी के ब्लॉक को देखते हैं, ठीक है 5 केजी के ब्लॉक को अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो 5 केजी के ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा होगा, इधर एक जो लग रहा है डायरेक्टली फोर्स लग रहा है उसी को लिखना है, कितना लग रहा है 20 मीटर। और ये जो 5 केजी का ब्लॉक तो 2 केजी के ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, इधर क्यों लग रहा होगा इधर क्यों लग रहा होगा। ठीक है, और ये तो 5 केजी के ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स और लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा है एनुअल फोर्स। ये किसके द्वारा लग रहा है 2 केजी, जो लग रहा है उस फोर्स में लगते हैं, जो लगा रहा है फोर्स वो नहीं लग रहा है, वो नहीं लिखना है। ठीक है, तो लगने वाले फोर्स में लिखना है। तो 5 केजी के ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये इस डायरेक्शन को लग रहा है,
मतलब एनुअल फोर्स इधर क्यों लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन किधर क्यों है, तो उधर क्यों कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लिखने चाहिए तो ये वाला और ये वाला एफनेट में दोनों ऐड हो जाएगा, तो एफनेट कितना हो रहा है इस कंडीशन में 20 प्लस M1 हो रहा है। ठीक है, और M कितना है तो 5 केजी और A कितना है तो 8 है, तो F बराबर हम लोग लिखेंगे M इंटू 8, F की जगह पे क्या लिखेंगे 20 प्लस M1 इज इक्वल टू M 5 इंटू 8। ठीक है, तो 20 प्लस M1 इज इक्वल टू कितना हो गया 40 और M1 इज इक्वल टू हो गया 40 माइनस 20, दैट मींस M1 इज इक्वल टू 20, M1 इज इक्वल टू हो गया 20। मतलब ये 2 केजी का ब्लॉक 5 केजी की ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा होगा M1 फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, और किधर क्यों लगा रहा होगा, इस एक्सिस में कितना लगा होगा 20, अगर ये 20 न्यूटन है तो ये भी कितना होगा 20 न्यूटन का फोर्स होगा। उसी तरीके से अगर हम 3 केजी के ब्लॉक को देखें, ठीक है, अगर हम 3 केजी के ब्लॉक को देख रहे हैं तो कितना फोर्स होगा, इधर क्यों लग रहा होगा ये 100 न्यूटन का फोर्स। ठीक, उसके बाद 3 केजी के ब्लॉक पे एक और फोर्स लग रहा होगा वो एंड में। ठीक है, और ये लगा कौन रहा होगा, ये 3 केजी का ब्लॉक लगा है इधर की ओर। ठीक है, और 3 केजी के ब्लॉक पे लग कौन सा फोर्स रहा है, ये वाला कौन लगा रहा है 2 केजी वाला इधर की ओर। ठीक है, इसको भी हम इधर इधर लिखना, इसका इक्वेशन भी लिखना है इधर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ से लिखें तो एफ बराबर यहाँ भी लिखना हो जाएगा रेट एन क्यू हो रहा है, और एम बराबर कितना होगा 3 केजी और ए इज इक्वल टू कितना होगा 8। तो एफ बराबर अगर हम यहाँ से लिखें एम एफ का वैल्यू है 100 प्लस एन टू, और एम कितना हमारा 3 इंटू 8। ठीक है, और यहाँ से अगर हम एन टू को लिखते हैं तो क्या आ रहा है एन टू बराबर 24, और ये आ रहा है हमारा क्या आ रहा है और वैल्यू जाएगा कितना आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो एन टू का वैल्यू लिखना हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 6 और यहाँ पे 7। ठीक है, इधर नेगेटिव का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और नेगेटिव साइन बता रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं इसलिए ऊपर, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। तो इस कंडीशन में आपको 5 केजी और 2 केजी के ब्लॉक के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना, और 2 केजी और 3 केजी के ब्लॉक के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या करना कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग घर पर ट्राई कर लीजिए। ठीक है, और आगे हम अभी आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा मोमेंटम को देख लेते हैं, फिर जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, टॉपिक रहेगा हमारा अभी मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो मोमेंटम अगर हम समझे कि अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ एक सिस्टम में कितना मोशन कंटेन करके रखा है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप मोमेंटम का फॉर्मूला को देखें तो मोमेंटम मोमेंटम होता है हमारे प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मास और वेलोसिटी का ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू द मास इनटू वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी का
मास अगर मान लीजिए कम है, ठीक है, और उस बॉडी का वेलोसिटी, अगर उस बॉडी का वेलोसिटी भी क्या है, कम है, तो ओवरऑल उसका मोमेंटम भी क्या आ जा रहा होगा, कम आ रहा है, क्योंकि दोनों थोड़ा थोड़ा सा जब हम मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम भी क्या हो रहा है, उसका कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं पी जो है वो मास की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पी जो है वो हमारा वी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लीजिए सिंपल एक्सपेरिमेंट है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आपके साइड अगर एक थोड़ा सा बॉल को फेंका गया हो, ठीक है, तो आप इसको आसानी से फोर्स लगा के आप इसको रोक सकते हैं, ठीक है। बट ये बॉल नहीं है इस बार, ठीक है, और आपके तरफ अगर कोई बड़ा सा ये भी ट्रक है, ठीक है, जो आपकी ओर सेम वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, अगर जो बॉल फेंका गया था उसका वेलोसिटी था आपके साथ अगर कितना था, अगर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड था, और ये जो ट्रक आ रहा है इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो आप यहाँ पे आसानी से बॉल को होल्ड कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, बट इस ट्रक को रुकना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम इसका मोमेंटम देखें तो इसका मास और इंटू 10 करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसका मोमेंटम को देखें तो इसके मास को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। ऑब्वियसली पता है कि ये वाला मास जो होगा बहुत ज्यादा होगा, तो मोमेंटम क्या है, बहुत ज्यादा है, इससे कारण हमें ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ने वाला है। तो इस कंडीशन में इसको होना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो मोमेंटम जो होता है उसका मेजरमेंट हम लोग देखते हैं इससे, मास और वेलोसिटी दोनों से देखते हैं, ठीक है। ये था, अगर मान लीजिए आपका जैसे यहाँ पे 2 kg का एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये 2 kg का ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है जो 10 मीटर पर सेकेंड से, तो बोला जाएगा कि इस ब्लॉक का मोमेंटम बताएं, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v होता है, ठीक है, और मास हमारा कितना है यहाँ पे 2 kg, और v क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो रहा है 20 kg/मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमारा हो गया मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम का यहाँ से आपको भी पता चल रहा होगा कि मोमेंटम का ऐसा यूनिट है वो क्या है हमारा kg/मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मास को केजी में रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस बॉडी का मास कितना आ गया, सॉरी मास 2 है, और मोमेंट वेलोसिटी 10, तो मोमेंटम कितना है 20 kg/सेकेंड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सेम कंडीशन में अगर वेलोसिटी सेम है, अगर मास को इस बार हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, मास को दे देते हैं 10 kg का ब्लॉक है, एक कोई बॉल है, और 10 मीटर पर सेकेंड से ये रोल कर रहा है, जिसका मोमेंटम है v बराबर यहाँ पे क्या होगा m इंटू v। यहाँ पे मास कितना हो रहा है 10, और वेलोसिटी कितना है 10, तो 100 आ रहा है, तो 100 kg/मीटर पर सेकेंड, ये इसका मोमेंटम है। दोनों का, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, दोनों में मोमेंटम में डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि इसका मास और इसके मास में डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों का वेलोसिटी हमारे क्या है, सेम है, ठीक है। तो अगर इस बॉडी का मास ज्यादा है, कम है, इस बॉडी का मास ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा, और इस बॉडी का मास कम है तो मोमेंटम भी क्या हो गया था। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहता है। यहाँ भी आपको p बराबर m इंटू b, तो यहाँ भी 3 क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है, तो हो सकता है कोई 2 दे देगा और तीसरा कुछ देगा, ठीक है। तो इसमें भी जो डिविजन करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक और टॉपिक बचा होगा हमारा, उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, उसको देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे जो टॉपिक पे। यहाँ से आपको मोमेंटम का ध्यान रखना है, p इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू v, ठीक है, और b से मोमेंटम को करते हैं m और मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो मोमेंटम हमारे सिस्टम का पहले था वही मोमेंटम हमारे सिस्टम का बाद में भी होगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, और इसको हम लोग, इसका मास को हम लोग m ही बोलते हैं, ठीक है, और ये इधर की ओर जा रहा है, ये वेलोसिटी से स्टार्टिंग है, ठीक है, और एक और ब्लॉक था, ठीक है, जिसका मास है एम पी, ठीक, और ये इधर की ओर जा रहा होगा यूवी वेलोसिटी से। तो यहाँ पे कॉलिजन करना है दोनों, ये कब टकराएगा, तो अगर यूवी, ठीक है, छोटा होगा इससे, ये से, अगर इसका स्पीड ज्यादा होगा वैसे तभी तो ये इससे जल्द टकराएगा ना, तो ये वाला कंडीशन है, ठीक है। और कुछ समय के बाद क्या होगा जब ये दोनों आपस में टकराए, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये दोनों बॉल है, ये हमारा ए वाला बॉल है और ये हमारा पास बी वाला बॉल है, ठीक है। ये दोनों जब आपस में टकराएगा तो ये दो बॉडी कांटेक्ट हुआ है, यहाँ पे क्या न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलेगा कि अगर ये एम ए जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो एम बी भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स
लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। अगर बी पे लग रहा है फोर्स तो हम लोग लिख सकते हैं एफ कौन बी ड्यू टू ए। और अगर रिटर्न में ये भी फोर्स लगा रहा है तो एफ कौन ए ड्यू टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन होगा जिसके कारण क्या होगा उस समय की बात क्या होगा। ठीक है, ये जो ब्लॉक है, ठीक है, एम ए और यहाँ रह गया हमारा एम बी सेपरेट होगा। और यहाँ पे याद रखिएगा कि मास बिल्कुल हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे मास का बिल्कुल भी, इस कॉलिजन के दौरान यहाँ पे जो कॉलिजन हो रहा है, इस कॉलिजन के दौरान हमारा बिल्कुल मास का लॉस, कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो बॉल जो है हमारा, ठीक है, वो बी बी वेलोसिटी से आगे जा रहा है और ये जो बॉल है टकराने के बाद, ठीक है, वो बी के वेलोसिटी से आगे जा रहा है। आ रहा बात समझ में? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम है, इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, जैसे अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ से यहाँ लिख सकते हैं, सो क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। साइन क्या दे देंगे, नेगेटिव का। आप ये नेगेटिव का साइन इधर भी दे सकते हैं, तो दिक्कत इसमें साइन। ठीक है, तो अगर हम फोर्स लिए, ठीक है, तो फोर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अगर हम ए पे फोर्स लग रहा है तो मास भी हम किसका लेंगे, ए का लेंगे, और एक्सीलरेशन भी हम किसका लेंगे, ए का लेंगे। ठीक है, तो एम हम यहाँ लिख सकते हैं एम ए, और एक्सीलरेशन भी हमें लेना है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन भी हम किसका लेंगे, ए का लेंगे, इज इक्वल टू नेगेटिव हो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ बी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ बी। ठीक है, नहीं नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें कितना था, F बराबर में लिखा है एम टी, वो हम अप्लाई करते हैं, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हमारा, v माइनस u बाय टी, ये वाला फॉर्मूला है हमारा। और हम बता रहे थे कि ये दोनों फोर्स जो लग रहा है, ये दोनों फोर्स के बीच में बिल्कुल भी टाइम गैप नहीं है। ठीक है, देखिए जानते हैं, तो m ए v माइनस u बाय टी, तो v, तो v हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए v ये लेंगे इसका माइनस, ठीक है, यू ए, यू ए स्टार्टिंग में ये वाला है, ठीक है, और यहाँ पे हम 9 मान लेते हैं T1। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इधर हम, नेगेटिव ऑफ एम बी। ठीक है, और एक्सलेशन को लिखना है हमें, तो यहाँ पे एक्सलेशन क्या लिखेंगे, तो वी बी माइनस यू बी बाय टी ई। ठीक है, और यहाँ जो टाइम T1 है वही टाइम हमारा क्या है, T2 है, हम उसको आराम से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो गया, एम ए वी ए माइनस एम जे यू ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, माइनस एम बी वी बी, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। ठीक है, अब देखिए जानते हैं, सारे जितना भी हमारा यू वाला टर्म्स है उसको एक साइड करेंगे, जितना हमारा v वाला टर्म है सारे v वाले टर्म को एक साइड करेंगे। ठीक है? इस वाले को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा प्लस में, और ये वाला भी इसको इधर भेज देंगे, ये आ जाएगा प्लस में। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं एम ए बी ए। ठीक है, और ये वाला आ रहा है इधर, तो हमारा एम बी और बी बी। ठीक है, और इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम ए बी ए, ठीक है, और प्लस ये हमारा एम बी यू बी। ठीक है, अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, एलएचएस के बराबर होगा, तो इसको इधर और इसको इधर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू, ठीक है, एम ए बी ए प्लस एम बी 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 होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी की इनिशियल है, यू मतलब हो गया हमारा इनिशियल, and मास इनटू वेलोसिटी v हमारे जगह फाइनल हो गया, मास इनटू वेलोसिटी v क्या हो गया हमारा, फाइनल हो गया। तो मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है a का, ये इनिशियल वेलोसिटी है b का, ये फाइनल वेलोसिटी है a का, और ये फाइनल वेलोसिटी है b का। मतलब इस साइड जो भी टर्म्स आ रहा है हमारा, ये इनिशियल कंडीशन का मोमेंटम है, और इस वक्त इस साइड जो भी हमारे टर्म्स आ रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा फाइनल फाइनल कंडीशन का मोमेंटम है। तो इनिशियल कंडीशन का मोमेंटम जो हो रहा है, ठीक है, और किसके बराबर है, फाइनल कंडीशन के मोमेंटम के बराबर है। ठीक है, क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए जो हमारा ये वाला ब्लॉक था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी ए इनिशियल प्लस पी बी इनिशियल इज इक्वल टू पी ए फाइनल प्लस पी बी फाइनल।
ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि इनिशियल मोमेंटम जो है उसका सम फाइनल मोमेंटम की सम का क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो हम लोग यहाँ से एक लॉ ही आ रहा है हमारा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बता दें कि बॉल के कोलिजन होने के पहले का मोमेंटम और बॉल के कोलिजन होने के बाद का मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम हमारा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। बात समझ में आ रहा है? अगर ये यू ए से जा रहा है और ये यू बी से जा रहा है और यू ए हमारा क्या ज्यादा है एज कम्पेयर टू यू बी, तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद क्या होगा, दोनों टकराएगा। तो कोलिजन होगा, टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पे न्यूटन सर्कुलर लगेगा। अगर बी ने एक के ऊपर फोर्स लगाया है ए बी, और जो हमारा ब्लॉक ए है वो फोर्स लगाएगा बी के ऊपर, तो पोर्शन बी ड्यू टू ए, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, फिर होगा मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। दोनों का हमें वेक्टर फॉर्म में लिखा तो डायरेक्शन अपोजिट था, इसलिए पे माइनस दिया है, ठीक है। फिर हमने एम इंटू ए वाले फॉर्मूले पे इसको पुट किया और एक्सप्रेशन बराबर बी माइनस यू बाय टी। यहाँ पे जो टी1 और टी2 था हमारा वो दोनों सेम था, तो हमने टी1 टी2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर लिया। उसके बाद हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया और फिर जितने भी वी वाले टर्म थे उसको एक साइड लिखा, जितने भी यू वाले टर्म थे सारे यू वाले टर्म को हमने एक साइड लिखा, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लोगों को एक रिजल्ट मिलता है कि इनिशियल मोमेंटम होगा हमारे सिस्टम का, वो फाइनल मोमेंटम की क्या था, बराबर था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा, इसका इस्तेमाल हम लोग आगे की क्वेश्चन, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद के लिए रख लीजिएगा। और ये मैथमेटिकल प्रूविंग जिसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मीडियम मोमेंटम, ठीक है। तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, इसको मिटाएं। क्वेश्चन नंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो हुआ है, बोल रहा है क्वेश्चन एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, 1 kg, ठीक है। ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कोई 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है, 1 kg का कोई ब्लॉक है। जो क्या कर रहा है, आगे से वो कर रहा है कितने से 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड कोलाइड करने के बाद क्या हो रहा है, वो स्टिक्स मतलब वो चिपक जा रहा है एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg। मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 5 kg, ये रखा हुआ तो इसका इसका यू कितना हो जा रहा है, 0, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन, ठीक है। और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इसकी तरफ, ठीक है। और ये दोनों ग्राउंड से मान लेते हैं, ठीक है। और ये जा रहा है और ये जाने के बाद ये इसमें चिपक जा रहा है। तो ऐड करने के बाद then they both move off together in the same straight line, ठीक है। जैसे ही कॉलिजन होगा, कॉलिजन होने के बाद क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये कंडीशन हमारा देख रहे हैं कॉलिजन की, हर किसी का ब्लॉक है, ठीक है। और ये आके ये बॉल इसमें चिपक जा रहा है 1 kg का, ठीक है। ये कॉलिजन हो गया दोनों में, ठीक है। कॉलिजन होने के बाद क्या हो रहा है कि बोला जा रहा है कि दोनों एक साथ आगे की ओर जा रहा है, मतलब जो वेलोसिटी इसका होगा वही वेलोसिटी का होगा इसका होगा, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो 5 kg का ब्लॉक है और ये हमारा 1 kg का जो भी हमारा मास था, ये इसके साथ ही आगे जा रहा है और दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट से जस्ट पहले, ये वाला कंडीशन में टोटल मोमेंटम कितना होगा। उसके बाद जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के बाद ये वाले इस वाले कंडीशन में मोमेंटम हमारा कितना होगा, और फिर कैलकुलेट करने की वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी, ये जो v है ये कितना होगा। तो यहाँ देखिए कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट से पहले और इम्पैक्ट के बाद मोमेंटम क्या रहेगा, हमारा कंजर्व रहेगा। तो हम यहाँ इम्पैक्ट से पहले का मोमेंटम कैलकुलेट कर देते हैं, वही मोमेंटम हमारा क्या होगा, इम्पैक्ट के बाद का भी होगा। तो इम्पैक्ट का पहले का मोमेंटम हम कैलकुलेट करते थे, क्या होगा देखिए, मास इंटू वेलोसिटी और इसका मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका m, अगर हम इसको क्या मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, ठीक है। और इसको क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, तो m1 v1 m1 u1 प्लस क्या लिखेंगे m2 u2 इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इनिशियल कंडीशन का हो जाएगा हमारा। यहाँ देखिए जो u2 हमारा हो गया 0, तो ये वाला पूरा टर्म हमारा क्या हो जा रहा है, 0, ठीक है। अगर हम इनिशियल इसको रख रहे हैं, ठीक है, ये 0 हो जा रहा है। तो m1 u1, m हमारा कितना हुआ, u कितना हमारा 10 प्लस 0, तो कितना आ रहा है 10। तो इनिशियल मोमेंटम है हमारा इम्पैक्ट करने से पहले का, वो हमारा कितना आ रहा है 10। तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा 10। तो मतलब यहाँ भी जो मोमेंटम का वैल्यू आने वाला वो हमारा एकदम होगी 10 होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे मास कितना है हमारा 516 kg, ठीक है। सिस्टम में मास सेम हो गया और यहाँ पे वेट भी
v हमें निकालना है, देन हम लिख सकते हैं v इसका टू क्या होता है m into v, ठीक है, ये वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। देन v इसका टू क्या होगा p बाय n, v बाय क्या हो गया n, तो हमारा p कितना है 10 है, ठीक है, और मास हमारा निकला 5 और 1 कितना हो गया 6, 5 और 1 6। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड आंसर आ गया मीटर पर ब्लॉक। अब आगे की डिफरेंस है इतना से जाने वाला है, ठीक है। अगर इसको लिखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, होता है ना m1 u1 प्लस n2 u2 इज इक्वल टू क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पे मेरा दोनों कंबाइन एक साथ जा रहा है, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, बोल सकते हैं v1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा v2 हो रहा है, और ये वाला टर्म तो जीरो हो रहा है, तो u2 क्या है यहाँ पे जीरो, m1 u1 ये क्या हो गया हमारा m1 u1 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v। यहाँ से हम क्या करें d को कॉमन ले रहे हैं, तो क्या देगा m1 प्लस m2 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे m1 और u1 हो गया हमारा, तो m1 का वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और u1 का कितना है 10 इज इक्वल टू, ये हमें भी कैलकुलेट कर लिया m1 का कितना मास है, तो अगर हम 1 बोल रहे हैं उसको 5 बोल रहे हैं, ये कितना हो गया 10 इज इक्वल टू v into 6, देन v इसका क्या आ गया आपका 10 बाय 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, जहां पे हम लोगों ने कंबाइंड वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड वेलोसिटी, क्योंकि जब दोनों ब्लॉक आपस में चिपक चुका है, स्टिक हो चुका है, तो जो वेलोसिटी हर किसी के ब्लॉक का होगा वही वाला वेलोसिटी इस वन के के ब्लॉक का भी होगा, दोनों की वेलोसिटी को हम लोग बोले कंबाइंड वेलोसिटी, दोनों एक ही वेलोसिटी से क्या होगा आगे की ओर मूव करेगा, क्योंकि इम्पैक्ट होने का बात कर सकते हैं, इम्पैक्ट होने के बाद का मोमेंटम कितना हो गया 10, इम्पैक्ट होने से पहले का मोमेंटम कितना हो गया 10, ठीक है, और किस वेलोसिटी से ये जाएगा तो 10 बाय 6 मीटर पर सेकंड से दोनों ब्लॉक कहा जाएगा आगे की ओर चल। क्वेश्चन ये दिमाग में पूछा गया था टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, तो कितना हो गया 10, और इसको लिख लीजिए केजी मीटर पर सेकंड में, ठीक है, और जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट तो भी कितना हो जाएगा हमारा 10 केजी मीटर पर सेकंड, और कंबाइंड वेलोसिटी कितना हो गया हमारा तो 10 बाय 6 मीटर पर सेकंड। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ लिए और न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ लिया, उसके बाद हम लोगों ने मोमेंटम का कंसेप्ट को पढ़ा, फिर लॉ ऑफ इनर्शिया मोमेंटम को पढ़ा, बहुत सारे फोर्सेस को पढ़ा, फिर नेट एक्सिस्टेंस फोर्सेस भी निकालना हमने सीखा, दो ब्लॉक के बीच के इंटरनल फोर्स को भी हमने निकालना सीखा, इसको हमने नॉर्मल बोला था, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर का कंसेप्ट हो रहा था, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इस लॉ पे हम लोग और कुछ 5-7 दिन डिस्कस करेंगे, अच्छा डिस्कस करेंगे अच्छे लेवल का, ठीक है, जो अपने कंसेप्ट को और बिल्डअप करेगा फर्दर, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।